हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम इग्नू फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक दैट इज़ BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू सेंचुरी 300 सी का थर्ड यूनिट कवर करेंगे। दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री, फिजिकल फीचर्स, फॉर्मेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम बेसिक फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे कि इंडिया को फिजियोग्राफिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हम इसको स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो देखा जाए तो जो बेसिक फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया के वो तीन डिवीजन्स है। पहला हिमालयन अपलैंड्स, दूसरा इंडो गंगेटिक प्लेन एंड तीसरा पेनिसुलर इंडिया। मैप में देखोगे तो ये पूरा आपका इंडिया का मैप है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका हिमालयन अपलैंड्स वाले पार्ट में कहलाता है। जो दूसरा पोर्शन है वो क्या है आपका इंडो गंगेटिक प्लेन्स। तो ये वाला जो नॉर्थ का पोर्शन है लेकर के पूरा असम तक ये पूरा आपका इंडो गंगेटिक प्लेन कहलाता है। ठीक है, असम में आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है एंड उसके नीचे का जितना पार्ट है वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। इसके बीच में आपको एक सेंट्रल इंडिया भी देखने को मिलेगा, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया तीन बेसिक फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के ना। अब हम इसको फर्दर सब डिवाइड भी करेंगे। जो हिमालयस है कहा जाता है कि वो आज भी अपराइजिंग हो रही है। ठीक है, देखो जो हिमालय का जो रीज़न है वो बना कैसे था। जब आप एंशिएंट टाइम में जाओगे तो इंडियन प्लेट थी और एक यूरेशियन प्लेट थी, वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड किए थे आकर के, जिस वजह से जो उनका जो सरफेस था जहाँ पे वो कोलाइड किए थे वहाँ पे एक अपराइजिंग हुई थी और वो इतना ज़्यादा अपराइजिंग हुआ था कि वहाँ पे हिमालयन अपलैंड्स बना था। कहते हैं कि अभी भी ये राइज कर रहा है, अभी भी यहाँ पे हिमालयस बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि वो मूवमेंट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स का और जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है दोनों प्लेट्स के बीच में उसकी वजह से। अगर हम मैप में देखें, इमेज देखो, ये जो इमेज है यहाँ पे आपको इंडियन प्लेट्स देखने को मिल रहा है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है एंड ये इस तरीके से यहाँ पे हिमालयन अपलैंड्स हो रहा है। ये पूरा जो एरिया है ये आपका एक कर्व में, एक आर्क में ये अपलैंड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालयंस बने। बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे एलुवियम सॉइल्स यहाँ पे कैरी किए जाते हैं हिमालयन से प्लेन्स में। एलुवियम सॉइल एक्चुअली जलोढ़ मिट्टी होती है, ये बहुत ही फर्टाइल होती है और प्लेन्स में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से प्लेन्स फर्टाइल होते हैं और यहाँ पे खेती एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। तो ये जो एलुवियम सॉइल है ये आखिर प्लेन्स में आता कहाँ से है? ये हिमालयन से ही आता है। किस वजह से है, उसका कारण क्या है? तो उसका दो कारण, एक तो वेदरिंग है, दूसरा इरोजन है। देखो जब बारिश होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होता है या फिर बहुत हैवी विंड होता है जिसकी वजह से जो मॉइस्चर और जो सॉइल होता है वो एक्चुअली हवा के साथ, हवा के प्रेशर में, पानी के प्रेशर में वो अपने सरफेस से नीचे ट्रैवल कर जाता है, जिसकी वजह से हिमालयन से वो कहाँ जाता है? आपके प्लेन्स में आता है। अगर आप इरोशन का पूरा पार्ट देखोगे तो ये देखो, ये एक इमेज है, यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया इरोजन के बारे में। ये अपर पार्ट है, यहाँ से जो सॉइल है वो इरोज होकर के कट करके ये नीचे प्लेन्स तक आ रही है। तो इस तरीके से जो एलुवियम सॉइल है वो हिमालयन से प्लेन्स रीजन में ट्रैवल करता है, प्लेन्स रीजन तक आता है। आपको यहाँ पे तीन रिवर देखने को मिलेगा जो कि हिमालयन रीजन में प्रेजेंट है। एक है इंदस, दूसरा है गंगा एंड तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ये तीनों हिमालयन से निकलती है और ये तीनों आपके नीचे प्लेन्स वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, गंगा के साथ एक अलग प्लेन ही है जो कि इंडो गंगेटिक प्लेन है। फिजियोग्राफिक डिवीजन में इसको अलग से स्टडी किया जाता है। ब्रह्मपुत्र और इंडस भी उसी का पार्ट है। ये सालों साल बहती रहती है, इसमें सालों साल पानी रहता है और इसी की वजह से जो नॉर्थ वाला साइड है हमारा वो बहुत फर्टाइल रहता है, इन्हीं तीन रिवर की वजह से। जैसा कि मैंने बताया कि जो पूरा नदन प्लेन है वो एक आर्क फॉर्म करता है। यहाँ पे ये इस तरीके का एक आर्क बनाता है और इस आर्क का डिस्टेंस कितना है? 3200 किलोमीटर्स। ये आर्क एक्चुअली हिमालयन अपलैंड्स को फॉलो करती है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा हिमालयंस है और उसके नीचे ये एक नॉर्दर्न जो प्लेन है, फर्टाइल प्लेन है, उसका एक आर्क बनाता है। इसमें फुल ऑफ पूरा एलुवियम सॉइल्स आपके प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल है, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल्स रहता है। इसी की वजह से जो इंडस प्लेन है वहाँ पे फर्स्ट सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट मिलेनियम BC में वहाँ पे सोसाइटी बनी, स्टेट बना, लोग रहने के लिए आए, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिटी लाइफ डेवलप हुई थी। ठीक है,
अब देखो, जो नदर्न प्लेन है और जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके बीच में भी एक पार्ट है जो मैंने आपको बताया, जिसको बोला जाता है सेंट्रल इंडिया। ये जो सेंट्रल इंडिया है ये एक्चुअली गुजरात से लेकर के वेस्टर्न उड़ीसा तक का जो पार्ट है वो पूरा सेंट्रल इंडिया कहलाता है। आपके इस सेंट्रल इंडिया में आपको मध्य प्रदेश, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट, उड़ीसा का पार्ट और थोड़ा सा झारखंड का पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा जो इसका टाइम बोल सकते हो आप, पूरा जो लेंथ है सेंट्रल इंडिया का वो अराउंड 1600 किलोमीटर से। यहाँ पे आपको अरावली हिल्स देखने को मिलेगी राजस्थान में, जो कि इंडस प्लेन को पेनिनसुला इंडिया से डिवाइड करता है। ये मैप है इंडिया का। यहाँ पे अरावली हिल्स देखो, ये अरावली हिल्स है, ये राजस्थान में, और ये डिवाइड कर रही है पूरा इंडस प्लेन को पेनिनसुलर इंडिया से। इसके ऊपर जितना, राजस्थान के ऊपर जितना एरिया है वो पूरा इंडस प्लेन वाला एरिया है, और यहाँ पे इंडस प्लेन पेनिनसुलर इंडिया से डिवाइड हो रही है। जो इंटरमीडिएट जोन है, यहाँ पे आपको विंध्यान एंड सतपुरा रेंजेस देखने को मिलेगा। ये भी हिली एरिया है, हिली रेंजेस है। और आपको दूसरी तरफ अपोजिट साइड में आपको छोटा नागपुर प्लेटियो देखने को मिलेगा, जिस पे आज के डेट का जो बिहार है, बंगाल है और उड़ीसा है वो प्रेजेंट है। ये जो एरिया है पूरा सेंट्रल इंडिया, ये 4 सब रीजन्स में डिवाइडेड है। अब देखो इसको डिवाइड किस तरीके से किया गया है। पहला जो पार्ट है वो क्या है आपका, लैंड ऑफ राजपूत्स बिटवीन उदयपुर एंड जयपुर। सेंट्रल इंडिया का पहला पार्ट आपका उदयपुर एंड जयपुर वाला पार्ट है, जिसको लैंड ऑफ राजपूत्स बोला जाता था। यहाँ पे एंशिएंट टाइम से ही राजपूत्स लोग रूल करते थे, एंड यहाँ पे उन्हीं लोग का प्रचलन आगे देखने को मिला। आज के डेट में भी उदयपुर एंड जयपुर रॉयल फैमिलीज एंड राजपूत्स के लिए प्रेजेंट है, इस फेमस है। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका मलवा प्लेट्यू का पार्ट है, जो कि उज्जैन के अराउंड है। एंशिएंट टाइम में इसको अवंती के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पे अवंती राज्य का रूल था। जो हमारा तीसरा है वो है विदर्भा और सब रीजन अराउंड नागपुर, जो नागपुर का एरिया है। ये जो नागपुर का पूरा एरिया है इसको एंशिएंट टाइम में विदर्भा बोला जाता था, और ये तीसरा पार्ट है हमारा। और चौथा पार्ट है हमारा छत्तीसगढ़ प्लेन्स, जिसमें कि मैं रहता हूँ। तो अगर आप लोग को पता नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं यहीं रहता हूँ। तो ये जो छत्तीसगढ़ का प्लेन है ये एक्चुअली मध्य प्रदेश में पहले प्रेजेंट था। 2000 में ये डिवाइड हो गया तो छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट बन गया, बट इस पूरे प्लेन को छत्तीसगढ़ प्लेन बोला जाता है। एंड इसको एंशिएंट टाइम में दक्षिण कोशाला भी बोला जाता था। तो ये हमने 4 पार्ट्स देख लिए सेंट्रल इंडिया के। नाउ देखो, अगर बोला जाए ना तो ये सेंट्रल इंडिया में जो कम्युनिकेशन था और मूवमेंट था वो थोड़ा सा टफ था, वो बहुत इजी नहीं था। कि एक तो यहाँ का हार्श क्लाइमेट, दूसरा यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज थे, बहुत सारे हिली रीजन्स थे। एंड ये जो चारों पार्ट था, लैंड ऑफ राजपूत का, मालवा प्लेट्यू का, नागपुर रीजन का और छत्तीसगढ़ प्लेन्स का, ये चारों आइसोलेटेड रीजन थे हमारे एंशिएंट टाइम में। चारों अलग अलग तरीके के रीजन थे, एंड इसके बीच में कनेक्शन तो था, बट बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। ठीक है, अब हम जैसे जैसे सेंट्रल इंडिया से नीचे जाते जाएंगे हमें पेनिनसुलर इंडिया देखने को मिलेगा। ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ये एक बहुत ही पुराना लैंड मास है, जिसमें हर तरीके की स्टेबिलिटी देखने को मिली है। यहाँ पे रॉकी फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है। यहाँ की कुछ बेसिक जो बोल सकते हो फीचर्स है वो ये है कि ये जेंटली स्लोप है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये जेंटली स्लोप है। अगर आप ये इंडिया का मैप देखोगे, ये इंडिया का मैप है एंड ये पेनिनसुलर पार्ट है, तो देखोगे इसका जो वेस्ट पार्ट है वो उठा हुआ है और जो ईस्ट पार्ट है वो स्लोपी है। मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये स्लोप करता है। जितनी भी रिवर्स है बहुत, मतलब बोला जाए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। 2 रिवर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, हम उसके बारे में नीचे देखेंगे। यहाँ पे जो सॉइल्स है वो बहुत फर्टाइल है, पूरा एलुवियल प्लेन्स है। हमने देखा था एलुवियल जो मिट्टी है वो कैसे आती है, हिमालय से लेकर के प्लेन्स में आती है, किसकी वजह से, इरोजन एंड वेदरिंग की वजह से। ठीक है, एंड एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पे जो हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ है। यहाँ पे एंशिएंट टाइम से ग्रोथ बहुत हुआ है, लोग यहाँ पे रहना शुरू किए थे। एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे जो राज्य बोल सकते हो, बहुत सारे किंगडम बोल सकते हो देखने को मिलेंगे एंशिएंट टाइम से ही। अब देखते हैं, हमने जो 2 रिवर की बात की थी वो है नर्मदा एंड तप्ती। ये जो 2 रिवर है ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है, एंड ये जाकर के अरेबियन सी में मिलता है गुजरात से। देखो ये दोनों रिवर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, बाकी रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू को अगर हम देखें
तो डेक्कन प्लेट्यू हमारा जो नॉर्थ का पार्ट है उसमें विंध्यास है, पूरे डेक्कन प्लेट्यू के जो विंध्यास रेंज है वो है पूरे, और जो साउथ कहाँ तक ये फैला हुआ है, पूरे कर्नाटक से नीचे तक ये पूरा फैला हुआ है। मैप में देखोगे तो ये वाला पूरा एरिया है, ये देखो यहाँ पे विंध्यास का पूरा रेंज है, उसके बीच में नर्मदा रिवर है एंड उसके नीचे सतपुरा रेंजेस है। ये एकदम बनाता है एक तरीके का सैंडविच बनाता है यहाँ पे, एंड ये यहाँ से डेक्कन प्लेट्यू पूरा स्टार्ट हो रहा है और ये नीचे एक्सटेंड हुआ है कहाँ तक, पूरा कर्नाटक तक, कर्नाटक के लास्ट तक। महाराष्ट्र में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे इंडिया का जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड और बहुत ज़्यादा फर्टाइल पार्ट है। इस एरिया को सेल्फ प्लगिंग एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में मॉइस्चर होती है जिसके लिए यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑलरेडी मॉइस्चर भरी मिट्टी होती है, तो इसको ऑलरेडी सेल्फ प्लगिंग बोला जाता है। बहुत तरीके के यहाँ पे गुड क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, मिलेट्स हो गया, पीनट्स हो गया, ऑयल सीड्स हो गया। ठीक है, इस तरीके के जो क्रॉप्स है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेट किए जाते हैं। अब देखो, अगर हम देखें तो एंशियंट टाइम से ही यहाँ पे फार्मिंग का कल्चर बहुत अच्छे से रहा गया है। चालकोलिथिक एज से ही यहाँ पे फार्मिंग देखने को मिला है वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। यहाँ पे हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है, एक तो है हमारा वेस्टर्न घाट्स एंड दूसरा है हमारा ईस्टर्न घाट्स। देखो, अगर हम डेक्कन प्लेट्यू में देखेंगे तो हमारे वेस्ट के तरफ सिर्फ जो हिली एरियाज़ है वो सिर्फ नॉर्थ में नहीं है, हमारे साउथ में भी बहुत सारे हिल्स हैं। अगर हम वेस्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो ये डेक्कन का वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेगा, एक पूरा रेंज देखने को मिलेगा हिल्स का। एंड ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू का ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी पूरा एक रेंज है हिल्स का। ठीक है, एंड उसके बाद हमें कोस्टल रेंज देखने को मिलेगा दोनों तरफ, वेस्ट कोस्ट भी और ईस्ट कोस्ट भी। यहाँ पे ये पूरा जो हिली रेंज है, ये जो पूरा माउंटेन रेंज है, ये आपके एक्सटेंड होते हैं पूरे साउथ तक। साउथ में जो आपका सबसे ऑफ शूट बोला जाए या सबसे नीचे वाला जो रेंज बोला जाए, सबसे आखिरी वाला रेंज बोला जाए, वो आपका है नीलगिरी हिल्स का रेंज और कार्दमन हिल्स का रेंज। और इस तरीके से जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का वो यहाँ पे ख़त्म होता है। गाइस, यहाँ पे आपका चेक योर प्रोग्रेस 1 है, आप इसको फिल करें, भरे, बनाएं। आंसर्स आपके हेल्प के लिए बुक में दिए गए। अगर आपको फिर भी आंसर समझ नहीं आएंगे या कोई भी क्वेरीज होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज को पूरा करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। सो गाइस, यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।